देखो 4 क्वाड्रेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे स्कूल टाइमिंग में। ये अपने 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सभी पॉजिटिव होते हैं। और इसमें साइन पॉजिटिव होता है यानी साइन थीटा, और दूसरा इसमें पॉजिटिव होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा यहाँ पर होता है टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, और इस वाले क्वाड्रेंट में होता है सेक थीटा और कॉस थीटा। ओके, ये 4 क्वाड्रेंट अपन लोग पढ़ चुके हैं। इन चारों क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, ये वाला होता है 180 डिग्री और ये वाला होता है 270 डिग्री। अगर आप लोगों को याद हो तो एक चीज़ आप लोगों को बताई गई थी उस समय कि अगर 90 डिग्री दिया गया है और 270 डिग्री दिया गया है तो इस केस में साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है और टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाता है और सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो जाता है। ये बात आप लोगों को पता होगी। लेकिन अगर 180 डिग्री दिया जाता है और 270 डिग्री दिया जाता है तो उस केस में इनमें से कोई भी चेंज नहीं होता। मतलब अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो वो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। सिमिलरली अगर कॉस थीटा दिया जाता है तो वो कॉस थीटा ही रहेगा। अगर वो 180 डिग्री के साथ दिया है, 180 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री, 360 डिग्री इनमें से अगर किसी के साथ दिया गया है तो अब मुझे केवल इतनी सी बात बताना, अगर मैं यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर पुट करता हूँ तो मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ से अगर मैं गया 90 डिग्री ये पहुँच गया, 90 डिग्री में अगर मैं माइनस आया तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट यहाँ पर होगा, और यहाँ पर अगर पॉइंट है तो पहली बात अगर 90 दिया गया है इसका मतलब ये कॉस थीटा में तो चेंज होगा, क्योंकि 90 डिग्री दिया गया तो 90 चेंज होता है। अच्छा, अब ये जो थीटा है इसे देखो, ये थीटा की वजह से ये यहाँ आएगा क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पर चेंज होंगे, तो इसमें सारे साइन कॉस टेन सभी इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर मैं देखूं साइन 180 माइनस थीटा तो इसका मतलब क्या होगा, 180 डिग्री है तो ये चेंज तो नहीं होगा साइन थीटा। अब मुझे केवल ये पता करना है कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है तो 180 डिग्री माइनस थीटा, इसमें साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ये वाला साइन थीटा चेक करना होता है, ये लेफ्ट साइड में, तो ये वाला साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि साइन थीटा इसमें पॉजिटिव रहता है तो ये साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अगर मैं थर्ड उसमें देखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि साइन 180 प्लस थीटा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो 180 की वजह से साइन थीटा तो चेंज नहीं होगा और ये आएगा कैसा, नेगेटिव आएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 डिग्री ये होगा ये वाला, और 90 डिग्री प्लस थीटा यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन होता है पॉजिटिव, तो 90 होने की वजह से साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस, और इसमें ऑलरेडी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस पॉजिटिव आएगा। क्लियर, मतलब मुझे ये क्वाड्रेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर होने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। देखो मैंने इसे देखो, मैंने लास्ट टाइम ये वाली इक्वेशन ड्राइव कराई थी, यहाँ पर मैंने कराया था कि m
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, सी ओमेगा एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव इज इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। यही इक्वेशन मैंने कराई थी, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस सी ओमेगा एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसमें ये कर रहा हूँ कि जितने भी ये जो साइन वाले टर्म्स हैं इन सबको सिमिलर कर रहा हूँ। मतलब यहाँ अगर साइन है, यहाँ साइन है, तो यहाँ भी मैं साइन बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी साइन है और ये भी साइन है, तो इस कॉस को मैं साइन थीटा में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो जरा, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू साइन पाई यानी 180 डिग्री प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। देखो साइन 180 प्लस, इसे अगर मैं थीटा मानता हूँ, किसे, ओमेगा टी माइनस फाइव, इस ओमेगा टी माइनस फाइव को मैं मान करके चल रहा हूँ लेट ओमेगा टी माइनस फाइव इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो इस वाली टर्म को मैं काट के अभी थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं इसे अगर थीटा लिखूँगा, ये वाली टर्म अगर थीटा है, ये अगर थीटा है, तो क्या इसे मैं साइन थीटा को मैं क्या ये लिख सकता हूँ 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये माइनस कट गया। ओके, इस माइनस को हटाने के चक्कर में मैंने 180 प्लस थीटा इसे लिख दिया। ओके, प्लस सी ओमेगा एक्स कॉस थीटा, ये क्या चीज़ है, थीटा, तो कॉस थीटा को मुझे चेंज करना है, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या है, कॉस थीटा, तो ये मैंने कॉस थीटा चेंज कर लिया, प्लस के एक्स, यहाँ पर क्या है साइन थीटा, ये वाली टर्म थीटा है, तो ये क्या है साइन थीटा, तो ये जो साइन थीटा ये ऑलरेडी साइन थीटा ही है, तो इसलिए मैं इसे चेंज नहीं कर रहा, मैं इसे क्या लिख रहा हूँ साइन थीटा, और ये ऑलरेडी ओमेगा टी है, तो इसे मैं क्या लिख रहा हूँ एफ नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू अब पुट कर रहा हूँ जिससे इक्वेशन पूरी तरीके से क्लियर हो। मैंने इसे लिखा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू साइन 180 को मैं लिख रहा हूँ पाई, प्लस इसे लिख रहा हूँ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस सी ओमेगा एक्स इंटू, यहाँ क्या था, ये कॉस थीटा चेंज हुआ था साइन 90 प्लस थीटा, यानी ये हुआ साइन थीटा में। ओके, सी ओमेगा एक्स इंटू साइन, इसे मैं लिख रहा हूँ पाई बाई 2 90 डिग्री को, प्लस इसे मैं लिख रहा हूँ ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, प्लस ये आ गया के एक्स इंटू, इसे मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, प्लस के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसी इक्वेशन को देखो जरा,
मैं इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेके आ रहा हूँ। मैंने पहले क्या किया, ये लाइन ले ली, इसे मैंने माना रेफरेंस लाइन। ये कौन सी लाइन है, रेफरेंस लाइन। ये वाला पॉइंट है 0। यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर देखूं तो एफ नॉट जो है वो साइन ओमेगा टी एंगल पर है। एफ नॉट कितने एंगल पर है, ओमेगा टी एंगल पे। तो यहाँ से मैंने ओमेगा टी एंगल पर एक लाइन खींची और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एफ नॉट। ओके, ये वाला एंगल कितना होगा, ओमेगा टी। अब दूसरा उसमें दिया हुआ के एक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ध्यान दो, ओमेगा टी में से अगर मैंने फाइव एंगल रिड्यूस कर दिया तो मुझे के एक्स मिल जाएगा, यानी ओमेगा टी ये है पूरा एंगल। अगर इसमें से मैं फाइव एंगल को रिड्यूस कर दूं तो फाइव एंगल को मैं रिड्यूस कर रहा हूं, ये मैंने माना ये है फाइव एंगल। ओके, अब फाइव एंगल कम करने पर, ओमेगा टी में से फाइव एंगल कम करने पे मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है के एक्स। ये मैंने ले लिया के एक्स, ये वाला एंगल हो गया फाइव। तो क्या ये वाला एंगल ओमेगा टी माइनस फाइव बच जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव, राइट। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, सी ओमेगा एक्स इंटू साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो देखो ओमेगा टी माइनस फाइव ये जो एंगल है, इस एंगल से 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री अगर मैं मूव करता हूं तो मुझे सी ओमेगा एक्स मिलेगा। तो मुझे के एक्स पता है, ओमेगा टी माइनस फाइव पर है ये, ठीक है। ओमेगा टी माइनस फाइव पर ये के एक्स है, तो के एक्स से मैं 90 डिग्री ऊपर जा रहा हूँ, तो ये मैं गया 90 डिग्री ऊपर। तो 90 डिग्री ऊपर जाने पे मुझे कौन सा वो मिलेगा, फोर्स, सी ओमेगा इंटू एक्स। अब फोर्थ देखो, ये है सबसे लास्ट, पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव साइन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही है और पॉजिटिव है। तो अब एक चीज समझना, क्या इसे, इस वाले पार्ट को मैं जरा दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्या इसे मैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू साइन पाई प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। अब अगर इस वाले पार्ट को देखो तो पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, क्या ये वाला पार्ट ये है, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, यानी इस वाले फोर्स पे से, कौन से वाले, सी ओमेगा एक्स, ये वाला फोर्स इतने एंगल पे ऑलरेडी है। तो क्या इतने एंगल से मैं 90 डिग्री और मूव कर जाऊं तो मुझे कौन सा फोर्स मिल जाएगा, ये वाला फोर्स मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैंने 90 डिग्री पर मूव किया और मैंने ये 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, मुझे ये वाला जो फोर्स मिलेगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। अब अपन आगे देखते हैं। देखो ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है, ये कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है, इसी का अपन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है। यहां पर मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो तुम्हें वाइब्रेशन आइसोलेशन में जरूरत पड़ेंगे। देखो ये एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स दिया हुआ है, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स मास अगर अपन देखें, देखो एक इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी कि एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0, यही तो पढ़ा था। या फिर इसे 0 मत मानो, इसे लिखो एफ नॉट
इज इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन पढ़ी थी। यहाँ पर एक चीज़ थी कि ये वाला फोर्स कौन सा होता था, इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स होता था। ये वाला फोर्स कौन सा होता था, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग। और ये वाला फोर्स कौन सा होता था, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स। और ये कौन सा फोर्स होता था, एप्लाइड फोर्स, एप्लाइड फोर्स। अब एक चीज समझना कि जब भी अपन ने डिवाइस लगाई थी तो ये डैम्पिंग डिवाइस लगाई थी स्प्रिंग में। जैसे मैंने ये मास बनाया, इस मास, ये मैंने डैम्पर लगाया था और ये मैंने मास लगा दिया था m। अब मुझे केवल इतना समझाओ कि ये जो मास है ये इनर्शिया फोर्स क्रिएट कर रहा था, और ये जो मास होता था ये कौन सा मास होता था, अनबैलेंस्ड मास, अनबैलेंस्ड मास होता था, राइट। अगर ये मास अनबैलेंस्ड होता था तो इस मास को बैलेंस करने के लिए, कि जिससे शॉक ना लगे, मतलब वाइब्रेशन ना हो, तो वाइब्रेशन को रोकने के लिए हमने क्या लगाया था, एक तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाया था और दूसरा डैम्पर फोर्स लगाया था। यानी दो डिवाइसेस लगाई थी, एक तो स्प्रिंग और दूसरा डैम्पर, जिससे वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाए। सिमिलरली इस वाली इक्वेशन में समझो, ये वाला फोर्स कौन सा है, इनर्शिया फोर्स, ये वाला फोर्स है इनर्शिया फोर्स। ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा होगा, क्योंकि इसमें C दिया हुआ है, C यानी डैम्पिंग, तो ये कौन सा फोर्स होगा, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स होगा। और ये जो kx है, क्या ये स्प्रिंग फोर्स होगा, ये वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स होगा। अब ये जो एफ नॉट है, ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये अप्लाइड फोर्स है और ये इनर्शिया फोर्स है, ये डिस्टर्बिंग फोर्स है। एफ नॉट डिस्टर्बिंग फोर्स है और ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन इन दोनों के शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने ये डैम्पिंग फोर्स लगाया था और हमने ये स्प्रिंग फोर्स लगाया था। यानी शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कौन कर रहा है, एक डैम्पिंग कर रहा है और दूसरा स्प्रिंग फोर्स कर रहा है, ठीक है। अब अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सॉरी, वाइब्रेशन आइसोलेशन पे। वाइब्रेशन वाइब्रेशन आइसोलेशन, आइसोलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशन आइसोलेशन और फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस वाइब्रेशन आइसोलेशन को समझने के लिए ये समझो कि मान के चलो ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब ज़मीन, बेस, जिस पर अपने ज़मीन पर जो अपनी वो रखी रहती है मशीन है, तो ये ज़मीन है, इसे मैं ज़मीन लिख रहा हूँ, ओके। इसके ऊपर अपन कुछ फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन यानी कुछ मंच वगैरह। जैसे अगर अपनी वर्कशॉप देखी जाए तो वर्कशॉप वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ हाइट पर, कुछ ऊंचाई पर बनी है। यानी बेस जो अपनी ज़मीन है उस ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर बनी है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपन कुछ कंक्रीट वगैरह ये सारी चीज़ें और कुछ मिट्टी वगैरह ये सब अपन इसके अंदर फिल करते हैं, और उसके बाद ये अपनी वर्कशॉप जो होती है, इस वर्कशॉप में ये अपन ने मशीन लगा दी। क्लियर। तो ये जो मशीन है, इस मशीन पर मैं मान करके चल रहा हूं कि ये एक फोर्स लग रहा है जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, डेट इज एफ। इस मशीन का कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा कि ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। ये मशीन वाइब्रेशन क्रिएट करेगी जब ये चलेगी तब। अगर ये वाइब्रेशन क्रिएट करेगी तो ये जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन की वजह से फोर्स कुछ इस फाउंडेशन में ट्रांसमिट होगा। जैसे मैंने मान लिया कि ये जो फोर्स ट्रांसमिट है वो है एफ टी। अब ये जो है कौन सा फोर्स, ये एफ है, ये एफ फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इसमें क्रिएट हुआ मशीन में, तो मशीन में वाइब्रेशन शुरू हो गए।
मशीन वाइब्रेट होनी शुरू हो गई। लेकिन वो वाइब्रेशन यहाँ जो एफ टी है, यानी ये जो फाउंडेशन है, हम हमेशा ये चाहेंगे कि इस मशीन में जितने भी वाइब्रेशन हो रहे हैं उसके जितना कम हो सके उतने वाइब्रेशन इस फाउंडेशन में आए, क्योंकि वाइब्रेशन जितने कम होंगे मशीन यानी अपना फाउंडेशन उतना ही अच्छा होगा, फाउंडेशन उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि जीरो वाइब्रेशन पे कोई भी मशीन वर्क करे। बट अभी तक अपन जीरो वाइब्रेशन तक पहुंच नहीं पाए। क्लियर? तो ये जो रेशियो है, कौन सा रेशियो, ये एफ टी यानी फोर्स ट्रांसमिटेड फोर्स अपॉन अप्लाइड फोर्स बोलो या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स और डिस्टर्बिंग फोर्स, इन दोनों का ये जो रेशियो कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। अब एक बात समझना, मैं अगर इस पूरे डायग्राम को मैं अपने स्प्रिंग फोर्स वाले डायग्राम से अगर इमेजिन करूं तो क्या होगा। मैंने ये माना कि ये मशीन रखी है, क्योंकि मशीन क्या है, डिस्टर्बिंग फोर्स है। मैंने पहले ही बताया था कि मशीन क्या है, ये डिस्टर्बिंग फोर्स है। देखो ये m जो लग रहा है मास, तो मशीन का कुछ मास होगा तो वो डिस्टर्बिंग फोर्स होगा। तो मैंने ये क्या मान लिया कि ये मशीन है जिसका मास है m। अब ये है फाउंडेशन। अब इस फाउंडेशन पे ये क्या काम कर रहा है, ये जो पूरा फाउंडेशन है ये किस काम को कर रहा है, ये काम कर रहा है वाइब्रेशन एब्जॉर्ब का। तो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कौन कौन सी डिवाइसेस करती हैं, एक तो करती है स्प्रिंग, क्योंकि अपनी इक्वेशन में स्प्रिंग फोर्स डिटरमाइन होकर के आया था, और दूसरा डैम्पर। ये दो ही डिवाइसेस लगाई जाती हैं जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करती हैं। देखो ये अनडिस्टर्बिंग फोर्स हो गया, ठीक है, और ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी, इसे मैंने मान लिया कि इसके ऊपर भी कोई फोर्स लग रहा है मशीन के ऊपर, क्योंकि एक तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाता है, एक डिस्टर्बिंग फोर्स होता है, ठीक है। इसे मैंने मान लिया कि एफ फोर्स लग रहा है। तो अब एक चीज़ समझो कि इन दोनों फोर्स को मेंटेन कौन कर रहा है, एक स्प्रिंग मेंटेन कर रही है, एक डैम्पर मेंटेन कर रहा है। तो डैम्पर के लिए फोर्स कौन सा लगता था, सी ओमेगा एक्स, यही तो होता था, और स्प्रिंग के लिए फोर्स लगता है के एक्स, राइट। तो क्या ये जो अपना फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स दोनों का काम कर रहा है, तभी तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। मतलब मेरा कहने का ये है, स्प्रिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स, इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं देखूं तो ये देखो, डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स जितने एंगल पर लगा उसके 90 डिग्री एंगल पे कौन सा है, सी ओमेगा एक्स, यानी कौन सा फोर्स है उसके 90 डिग्री एंगल पे, डैम्पिंग फोर्स। तो ये है स्प्रिंग फोर्स, और इसके 90 डिग्री एंगल पे कौन सा फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स। तो क्या मुझे ये बताओ कि अगर फोर्स ट्रांसमिटेड फोर्स एफ टी है तो एफ टी क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, राइट। तो अगर एफ टी को मैं डिटरमाइन करूं, इसका वाइब्रेशन आइसोलेशन, ये इसे बोलते हैं अपन आइसोलेटर, यही वाइब्रेशन आइसोलेशन होता है। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जितना फोर्स अपना ट्रांसमिट हो गया उसे जितना हो सके उतना रिड्यूस कर दें। तो ये कहलाता है क्या, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, या फिर इसे बोलते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन। अब वाइब्रेशन आइसोलेशन के लिए मैं सबसे पहले तो बना रहा हूँ, सबसे पहले इसे समझो कि वाइब्रेशन जो आइसोलेशन है ना, या फिर इसे बोलते हैं वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये जो वाइब्रेशन ट्रांसमिसिबिलिटी होती है ये दो तरीके की होती है, एक फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी और दूसरी होती है पहली तो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, और दूसरी होती है मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी।
कैसे कि ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन की वजह से एक तो ट्रांसमिट होगा फोर्स और दूसरा ट्रांसमिट होगा मोशन, क्योंकि जो मोशन इसमें होगा उसकी वजह से इस फाउंडेशन में भी तो मोशन होगा। ये फाउंडेशन जो वाइब्रेट करेगा तो इसमें भी कुछ मोशन होगा। ये मशीन है जो वाइब्रेट करेगी तो इसमें कुछ मोशन होगा, वाइब्रेट करेगी तो मोशन बनेगा, एक फोर्स बनेगा। तो एक इसमें भी मोशन होगा फाउंडेशन में, तो फाउंडेशन में भी मोशन ट्रांसमिट होगा और दूसरा क्या होगा, इसके अंदर मोशन ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो ये मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी है। मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी अपन कल कवर करेंगे, आज मैं करा रहा हूँ फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, इसे मैं कल कवर कर दूंगा। तो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी को आप समझने की कोशिश करना कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अपन आते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने ये चीज़ बताई फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए, यानी अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, तो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी के केस में अगर मैं देखूं तो ये है रेफरेंस एक्सिस। अब ये जो रेफरेंस एक्सिस है, इस रेफरेंस एक्सिस में मैंने पहले ही बताया कि दो फोर्स है, एक स्प्रिंग फोर्स है और दूसरा डैम्पिंग फोर्स है। तो मैंने स्प्रिंग फोर्स का डायग्राम बनाया था जो कितने एंगल पे बना था, एंगल पर बना था, ये ओमेगा टी -5 एंगल पे। ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है, के एक्स। अब यहाँ से 90 डिग्री एंगल पर, ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री एंगल पर एक फोर्स लगा जो था सी ओमेगा एक्स, राइट। यहाँ से ये जो फोर्स मिलेगा अब मुझे, ये एफ टी मिलेगा, ये वाला एफ टी जो फोर्स ट्रांसमिटेड है, राइट। तो ये हो गया एफ टी। अब एफ टी को अगर मैं देखूं तो ये के एक्स है और ये सी ओमेगा एक्स है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एफ टी इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, इसे मैं लिख सकता हूं के एक्स स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो मैंने क्या डिटरमाइन किया कि एफ टी इज इक्वल्स टू होता है रूट के अंदर के एक्स स्क्वायर प्लस सी ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ एक्स को बाहर, तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, इसके अंदर बच जाएगा के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का होल स्क्वायर। ये जो x है इसकी वैल्यू अपन पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो x की वैल्यू आई थी ये, यानी एफ नॉट अपॉन के रूट के अंदर आएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर, यही किया था। इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं देखो इस x की वैल्यू अपने पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू था f अपॉन के, वहाँ पर f नॉट था, यहाँ पर मैंने जो फोर्स माना है वो फोर्स है f, ये देखो डिस्टर्बिंग फोर्स, यानी ये जो कंप्लीट फोर्स आ जाएगा वो f नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल जो मैंने फोर्स माना है डेट इज f, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया f। ठीक है, तो ये f अपॉन के। अब एक चीज़ देखो, रूट बहुत सारी बुक इसे एफ नॉट लिखती हैं, तो तुम लोग एफ में और एफ नॉट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे तुम्हें क्लियर कर दूं कि एफ अगर होता है तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल डिस्टर्बिंग फोर्स है, लेकिन एफ नॉट इंटू साइन ओमेगा टी अगर अपन लिखते हैं तो देखो ओमेगा टी तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये जो होता है ये होता है एम्पलीट्यूड, यानी जो आपका फोर्स है उसका ये कितना एम्पलीट्यूड है वो, और ये इसमें ओमेगा टी का मल्टीप्लाई करने के बाद एफ आता है, यानी ये डिस्टर्बिंग फोर्स आता है। क्लियर। तो कुछ बुक इसे एफ नॉट लिखती हैं, कुछ बुक इसे एफ लिखती हैं, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैंने तुम्हें यहाँ पे एफ बताया है, फॉर्मूले में भी जब मैंने ड्राइव कराया था तब भी एफ बताया था कि ये एफ है। क्लियर, तो इसमें कंफ्यूज मत होना अगर कभी किसी बुक को पढ़ो तो। 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस
टू जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का इसको। अब ये हो गया एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब मैं इसी के साथ लिख रहा हूँ एफ टी, तो एफ टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन के रूट के अंदर 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर। इसे मैंने माना ये है इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं मान रहा हूँ ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ये जो k है, इस k का मैं इस पूरे में डिवाइड दे रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ टी, इस f को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो एफ टी अपॉन एफ हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू k का अगर मैं पूरे में डिवाइड दूंगा तो देखो ये हो जाएगा k, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा सी ओमेगा अपॉन k का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। सी ओमेगा अपॉन के, इस चीज़ को अगर आप लोगों को याद हो तो देखो मैंने ड्राइव कराया था, ये देखो मैंने लास्ट टाइम ये ड्राइव कराया था। सी ओमेगा अपॉन के की वैल्यू निकल के आती है डिटरमाइन होकर के 2 ओमेगा जीटा अपॉन ओमेगा एन, 2 ओमेगा जीटा अपॉन ओमेगा एन। तो क्या मैं इसे सी ओमेगा अपॉन के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ओमेगा जीटा अपॉन ओमेगा एन। तो इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ एफ टी अपॉन एफ इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर आएगा 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। और ये जो फोर्स ट्रांसमिटेड अपॉन डिस्टर्बिंग फोर्स, इन दोनों का ये जो रेशियो होता है डेट इज ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। यानी ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो ये होता है फोर्स विच इज ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन upon total disturbing force, ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो होता है। अब अपन इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ तक मैंने ड्राइव करा दिया कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है सीधा सीधा ये फॉर्मूला पुट होता है और आंसर डिटरमाइन होकर के आ जाता है। ठीक है, इसे मैं मान करके चल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब अपन चलते हैं आगे, यानी अब इसका पूरे का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जो अभी मैंने डिटरमाइन किया था वो डिटरमाइन होकर के आया था रूट के अंदर 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर अपॉन
रूट के अंदर आया था अपॉन रूट कोष्टक में 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझना, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो ये केवल दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये दो चीज़ों का फंक्शन है, एक तो है जीटा का और एक है ओमेगा अपॉन ओमेगा एन के रेशियो का। यानी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन क्या है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो, यही है, ये भी फ्रीक्वेंसी है और ये भी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एन भी फ्रीक्वेंसी है और ये भी फ्रीक्वेंसी, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, ये है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी यानी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। तो एक कंडीशन है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज रेजोनेंस, तो रेजोनेंस इज द कंडीशन एट विच रेजोनेंस is the condition at which the excitation frequency must be equal to the natural frequency, मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एन हो जाता है, वो कहलाती है रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस है, नंबर 1 डाल के लिख रहा हूँ सिग्निफिकेंस में, कि अगर ओमेगा और ओमेगा एन ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, यानी सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेव क्रिएट होती है। दूसरा, जिस डिवाइस पर रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट होती है उस डिवाइस के टूटने के चांसेस मींस चांसेस ऑफ ब्रेकिंग इज वेरी हाई। ये पॉइंट समझने की कोशिश करना। अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, जैसे सपोज ये वेव चल रही है साइन वेव, ठीक है, एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ चल रही है, ये एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव कर रही है, ओके। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा एन के इक्वल आएगा, तो उसी पॉइंट पर ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ब्रेक होकर के और ये एकदम पीक पॉइंट पकड़ेगा, और पीक पॉइंट पकड़ने के बाद ये नीचे आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये क्योंकि इस पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, यानी इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड ये पिक कर ही नहीं सकता। जो डिवाइस लगातार वाइब्रेट हो रही है, लगातार रोटेट हो रही है या कुछ भी काम कर रही है, तो उसमें अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो इससे ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ही ये इस वाले एम्पलीट्यूड पे यानी इस पर पहुंची तो ये डिवाइस ब्रेक हो जाएगी। ये डिवाइस क्या होगी, ये डिवाइस ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस एम्पलीट्यूड को ये सस्टेन ही नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? तो इस पर जाकर के वो डिवाइस ब्रेक हो जाती है। और जैसे हमेशा कोई भी चीज़ कब ब्रेक होती है, जब उस पर एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लग जाए। जैसे सपोज ये पेंसिल है, इस पेंसिल को अगर मैं इस तरीके से ऊपर नीचे अगर इस तरीके से बार बार करूँगा, यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड फोर्स लगा दूँ
एक अचानक से नेचुरल फ्रिक्वेंसी एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो ये सिंपल सी बात है कि वो पेंसिल उसी पॉइंट पर जाकर के टूट जाएगी जिस पॉइंट पर जाकर के ये फ्रिक्वेंसी मैच कर गई। ओके, तो ये होती है रेजोनेंस कंडीशन। अब अपन एनालिसिस करते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का। एनालिसिस कर रहा हूं मैं ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का। सबसे पहला समझना, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का फिर से एक बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। 1 + 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर आ रहा है 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो है वो जीटा और ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का फंक्शन है। मैं यहाँ पर क्या मान करके चल रहा हूँ कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू है वो √2 के इक्वल है, ठीक है, √2 के इक्वल है, या फिर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की जो वैल्यू है वो 0 है। इन दो में से कोई भी एक वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर पुट करता हूँ ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू, पहले मैं ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू √2 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ अगर मैं √2 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो FT/F इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू मैंने रख दी √2, तो इसे मैं 2√2 इंटू जीटा लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ये ओमेगा अपॉन ओमेगा एन जो है, क्या इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 ओमेगा अपॉन ओमेगा एन को √2 फिर लिखा मैंने, और यहाँ जीटा का स्क्वायर। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या है FT/F इज इक्वल्स टू रूट के अंदर ये 2 इंटू √2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा 8, तो इसे मैं क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये इसका हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो मैं इसे लिख रहा हूँ 1 + 8 जीटा का स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 1 में से माइनस होगा तो यहाँ -1 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 1 आएगा। रूट के अंदर देखो इस पूरे का सॉल्यूशन आया 1 प्लस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 जीटा स्क्वायर। क्या ये नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के यहाँ 1 बनेगा। इसका मतलब ये है कि FT इज इक्वल्स टू F होगा, राइट। तो FT इज इक्वल्स टू F होगा कब, जब ओमेगा अपॉन ओमेगा एन यानी फ्रिक्वेंसी रेशियो कितना होगा, इज इक्वल्स टू √2 होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना डिस्टर्बिंग फोर्स था उतना कंप्लीट डिस्टर्बिंग फोर्स ट्रांसमिट हो गया किसे, फाउंडेशन को। तो क्या हम कभी भी ये चाहेंगे, एक मिनट रुको मैं डायग्राम फिर बता रहा हूँ, क्या अपन, इसका मतलब ये हुआ ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जितना ये जो फोर्स था यानी ये जो फोर्स अप्लाइड था, डिस्टर्बिंग फोर्स अप्लाइड था, उतना डिस्टर्बिंग फोर्स पूरा FT को ट्रांसमिट हो गया यानी इस फाउंडेशन पे आ गया। क्या हम कभी चाहेंगे कि जितना वाइब्रेशन इस मशीन में हो रहा है उतना ही वाइब्रेशन इस फाउंडेशन में हो? हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हम हमेशा ये चाहेंगे कि
इस फाउंडेशन पे वाइब्रेशन जितना हो सके उतना कम हो, भले ही मशीन कितना भी वाइब्रेट करती रहे, यानी फाउंडेशन पे वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। तो ये जो है, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो वाइब्रेशन है वो एज इट इज ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट पॉइंट जो मेरा एनालिसिस निकल के आया कि द एम्पलीट्यूड ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स और डिस्टर्बिंग फोर्स is completely transmitted to the foundation ओके, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट यहीं से समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या रखा है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो मैंने यूनिटी रखा है, यानी 1 रखा है, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो 1 रखा, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो विल ऑलवेज बी यूनिटी when omega upon omega n will be either zero or equal to √2 for all value of damping। क्या इसमें इस जीटा ने कोई भी इफेक्ट डाला? नहीं डाला, यानी जीटा की कोई भी वैल्यू हो, डजंट मैटर। क्लियर? ये अपन ने 2 एनालिसिस से कर लिए। अब तीसरा एनालिसिस देखो, थर्ड एनालिसिस। मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू ग्रेटर देन कर रहा हूं √2, ध्यान देना √2 ग्रेटर देन कर रहा हूं। √2 की वैल्यू अपन कितनी मानते हैं? 1.4। तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, 1.4 से ज़्यादा ले रहा हूं, यानी मैं इसे ले रहा हूं ओमेगा अपॉन ओमेगा एन एनालिसिस के लिए इज इक्वल्स टू, तो मैं एग्जाम में केवल यही लिखना है, एग्जाम में यही लिखना है कि अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है तो क्या होगा। इसके लिए ये जो मैं करा रहा हूँ ये रफ वर्क है, ठीक है। जब भी मेंस का एग्जाम होगा तो तुम्हें ये वाला पॉइंट नहीं लिखने हैं, तुम्हें ये पॉइंट लिखने हैं, ये पॉइंट लिखने हैं और केवल ये मतलब बताना है, समझाना है। अब देखो, मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू, मान के चल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मैंने रखी 2 क्या है, √2 से ज़्यादा है, तो मैंने ये मान लिया लेट। ओके, तो क्या यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा एन आ जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो देखूँ तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ये है ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला। तो इसे अगर मैं देखूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ √1 प्लस, ये रहा ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का फॉर्मूला। तो 2 इंटू जीटा, और इसकी वैल्यू कितनी रख रहा हूँ मैं, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2, तो ये मैंने 2 रख दी। इसका होल स्क्वायर कर दूँ अपॉन रूट के अंदर कितना आया, रूट के अंदर आया 1 माइनस, इसे लिख रहा हूँ मैं 2 का स्क्वायर प्लस, इसे मैं क्या लिख दूंगा, इसे मैं लिख दूंगा 2 जीटा इंटू 2 का होल स्क्वायर।
तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 1 + 16 जीटा का स्क्वायर अपॉन √2 के अंदर, अपन रूट के अंदर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 का स्क्वायर यानी 4। ओके, तो ये 1 - 4 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा -3 बच जाएगा, यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये मैंने 9 ले लिया, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 16 जीटा स्क्वायर। अब एनालिसिस के अंदर देखना, अगर मैं ये कहता हूं कि जीटा इज इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 1/9 बचेगा रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3, राइट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/3। इसका मतलब FT/F इज इक्वल्स टू 1/3 है, इज इक्वल्स टू 0.33। मतलब FT इज इक्वल्स टू 0.33 इंटू F है। जितना अनडिस्टर्बेंस फोर्स था उसका केवल 0.33% पार्ट ही फाउंडेशन पे पहुंच रहा है। इसका मतलब यही हुआ, मतलब अगर ω/ω(n) ग्रेटर देन √2 है तो बहुत कम वैल्यू, बहुत कम जो है वाइब्रेशन वो फाउंडेशन पे पहुंचेंगे। क्लियर, इसका मतलब यही हुआ। क्यों, क्योंकि जितना डिस्टर्बिंग फोर्स था उसका केवल 0.33% पार्ट, मतलब 0.33 पार्ट यानी 1/3 पार्ट ही यहाँ तक पहुँच रहा है, FT तक ट्रांसमिट हो रहा है। तो अब इसको मैं रिजल्ट अगर लिखना चाहूँ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या मैं इसका रिजल्ट ये लिख सकता हूँ कि इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग इफ ω/ω(n), क्योंकि डैम्पिंग मैंने जीटा 0 माना था, देखो ध्यान से, जीटा इज इक्वल्स टू 0, इसलिए मैंने क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग इफ ω/ω(n) इज ग्रेटर देन √2 है, देन the vibration isolation transmissibility ratio will be कितना हो जाएगा, देखो TR इज इक्वल्स टू 1/1 - ω/ω(n) का स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पर मॉड रहता है। अब इसे समझना, ये मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने इसमें लिखा इन दी एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग, मतलब मैंने जीटा 0 कर दिया, तो जीटा 0 होने से ये पूरा 0 हो गया, जीटा 0 होने से ये पूरा 0 हो गया, इसमें क्या बच गया 1 - ω/ω(n) के स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रूट के साथ है, 1 का रूट तो 1 होगा और होल स्क्वायर का रूट जो है, तो यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का जब अपन रूट लेंगे तो केवल ये वाली वैल्यू बचेगी, तो यही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और यहाँ मॉड का मतलब ये होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इस मॉड का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है, अगर कभी ऐसा हो कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव ही रखी जाएगी। अगर कभी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव ही रखी जाती है। इसका कहने का मतलब ये है। क्लियर? तो इसे चाहो तो इस वाली वैल्यू के लिए तुम ये भी लिख सकते हो, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस ओमेगा, सॉरी, इसे ω/ω(n) के इसका स्क्वायर -1। अगर ये वैल्यू भी तुम पुट करोगे, इसे मैं फिर से लिख रहा हूँ, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1/ω/ω(n) का स्क्वायर -1, तो ये अब हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस वैल्यू के लिए। ओके, ये हो गया अपना थर्ड एनालिसिस। अब सुनो फोर्थ एनालिसिस।
फोर्थ एनालिसिस, देखो जरा फोर्थ एनालिसिस, फोर्थ एनालिसिस, पहले पॉइंट देख लो मैं क्या लिख रहा हूं। अंडर आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग कंडीशन, ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। हम हमेशा क्या चाहेंगे कि आइडियल कंडीशन के अंदर हम क्या चाहेंगे कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जीरो हो, हम हमेशा यही चाहेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हेंस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी रेशियो should be as large as possible. Thus the natural frequency of the system should be small, that is weak spring with fairly heavy mass. देखो अगर मुझे ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो को जीरो तक लेकर जाना है तो मुझे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू जितनी हो सके इन दोनों का जो रेशियो है वो उतना ज़्यादा रखना है, इन दोनों का रेशियो, क्योंकि इन दोनों का रेशियो जितना बढ़ेगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी, देखो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन जब मैंने इक्वल टू √2 किया था तब क्या था, तब इसकी वैल्यू लगभग कितनी आई थी, फोर्स एफ टी इज इक्वल्स टू एफ। लेकिन जैसे ही मैंने ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू ग्रेटर देन √2 की थी तो मैंने ये देखा कि एफ टी इज इक्वल्स टू 0.33 इंटू एफ आई थी, राइट। यानी इसकी वैल्यू मैंने जब 2 पुट की थी तो इतनी आई थी। मतलब मैं जैसे जैसे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू में इंक्रीज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे एफ टी की वैल्यू कम होती जा रही है, राइट। और यही मुझे चाहिए, तो मैं जितना हो सके उतना इसकी वैल्यू ज़्यादा रखूँ, इसीलिए एफ टी की वैल्यू कम होगी और एफ टी ही मुझे कम चाहिए, ठीक है। तो अब एक चीज़ को समझो कि अगर मुझे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इसकी वैल्यू मुझे बढ़ानी है तो इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब ओमेगा की वैल्यू तो बढ़े और ओमेगा एन की वैल्यू कम हो, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर जितनी बढ़ेगी और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही इन दोनों का रेशियो इंक्रीज होगा, राइट। तो ओमेगा एन को मुझे क्या करना है, कम करना है। तो ओमेगा एन को कम करने के लिए मैं जानता हूँ कि ओमेगा एन को कम करना है मुझे, ओमेगा एन इज इक्वल्स टू होता है के अपॉन एम। के अपॉन एम से मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इसे कम करना है तो मास मुझे इसका ज़्यादा करना पड़ेगा और स्प्रिंग की स्टिफनेस कम करनी पड़ेगी, राइट। वही चीज़ देखो मैंने लिखी है कि द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम शुड बी स्मॉल। तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ये ओमेगा एन है वो कम करनी पड़ेगी अपन को। अगर इसे मैं कम करूँगा तो एक तो मुझे बीक स्प्रिंग रखनी है, स्प्रिंग बीक रखनी है, यानी स्प्रिंग की स्टिफनेस मुझे कम करनी है। और मास जो है मास वो हो सके हैवी रखें, मास को हैवी रखा जाए। तो इससे क्या होगा कि हम आइडियल कंडीशन की तरफ मूव कर जाएंगे, आइडियल कंडीशन की तरफ मूव कर जाएंगे। हैवी मास से मतलब क्या हो,
हैवी मास से मतलब ये होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। वो एक अपन फाउंडेशन को हैवी क्यों बनाते हैं? अपन जो फाउंडेशन है वो इसीलिए हैवी बनाते हैं जिससे क्या हो कि जितना हैवी ये फाउंडेशन होगा उतने ही कम इसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी कम होगी तो ओमेगा अपन ओमेगा एन का रेशियो बढ़ेगा। क्लियर? इसलिए फाउंडेशन अपन देखते हैं कि जितनी भी ये जो मशीन्स हैं, जो मैकेनिकल की जो मशीन्स हैं, जो जितनी भी हैवी हैं, जैसे अपने पास यूटीएम मशीन है, ये सारी मशीन अपन हमेशा नीचे ज़मीन पर ही रखते हैं, ये ज़मीन के फाउंडेशन पर ही रखते हैं। कभी हम ऐसा नहीं होता कि थर्ड फ्लोर पे जाकर के मशीन को रख दें। क्यों? क्योंकि पता है कि थर्ड फ्लोर पे जाकर के अगर मशीन को रख दिया तो वाइब्रेशन की वजह से वो जो फोर्स है वो ट्रांसमिट होगा नीचे वाले फाउंडेशन में, और हमारी जो बिल्डिंग होगी वो गिर जाएगी, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को अपन जो हैवी मशीन्स हैं उन्हें हम कभी भी ऊपर नहीं लेके जाते, हम नीचे जो बेस होता है, जो ज़मीन होती है, उसके फाउंडेशन पर ही रखते हैं अपन लोग। क्लियर? अब समझो वाइब्रेशन आइसोलेशन के मटेरियल। ये फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी हो गया। अब समझो वाइब्रेशन आइसोलेशन के मटेरियल। अब इससे तुम्हें पूरी तरीके से क्लियर होगा कि हमें कौन कौन से मटेरियल रखने हैं। अब मटेरियल के लिए सबसे पहले मुझे एक तो स्प्रिंग रखनी है, लेकिन स्प्रिंग कैसी होनी चाहिए? स्प्रिंग होनी चाहिए मेटेलिक। अब मेटेलिक जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग दो तरीके की होती हैं, ठीक है? यानी हमें मटेरियल क्या, एक तो स्प्रिंग रखना है, मतलब स्प्रिंग मेटेलिक रखनी है, मेटल की स्प्रिंग रखनी है। और ये जो स्प्रिंग है ना वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है लीफ स्प्रिंग और एक होती है हेलिकल स्प्रिंग। ये जो है ना लीफ स्प्रिंग क्या करता है? सस्टेन दी हैवी लोड को सस्टेन करने के लिए हम लीफ स्प्रिंग को रखते हैं। और हेलिकल स्प्रिंग को हम किस लिए रखते हैं? हेलिकल स्प्रिंग को जब एक्सियल लोड होता है, और लोड क्या होता है? रीजनेबल लोड होता है। बहुत हैवी लोड को हेलिकल स्प्रिंग सस्टेन नहीं कर सकती। तो हम ऐसी जगह पे कि जहाँ पर हैवी लोड होता है वहाँ पर लीफ स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग दोनों का ही यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बस में अपन लोग क्या करते हैं? बस में अपन लोग लीफ स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग इन दोनों का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से देखते हैं कि अपन जैसे वॉल्वो की बस है, बहुत मतलब अपन को पता ही नहीं चलता कि अपन को कभी जर्क लग रहे हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों ही स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। इसका सस्पेंशन सिस्टम हाई कैसे होता है? इसी वजह से इसका सस्पेंशन सिस्टम हाई होता है, क्योंकि लीफ स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, ये लोड को सस्टेन कर लेता है, और हेलिकल स्प्रिंग की वजह से क्या होता है, ये वाइब्रेशन को ट्रांसमिट कम करता है। ओके, तो इसलिए अपन को मेटेलिक स्प्रिंग रखनी जरूरी है। ओके, पहली कंडीशन। दूसरा मटेरियल देखो, दूसरा मटेरियल है रबर। अगर मेरे पास ये मशीन है, इस मशीन के नीचे ये जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन के नीचे मतलब इस फाउंडेशन में मैं अगर रबर का यूज़ करता हूँ, रबर, तो मैं जानता हूँ कि रबर क्या होता है? इलास्टिक मटेरियल। और रबर की इलास्टिसिटी अच्छी होती है, इसीलिए क्या होता है कि ये जो रबर है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कर लेती है। ये रबर क्या होती है? वाइब्रेशन को रोक देती है। ओके, तो एक हो गया रबर। इसकी कौन कौन सी मैंने प्रॉपर्टी बताई? एक तो क्या होता है, जहाँ भी जैसे मशीन है, मशीन की अगर हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन है, यानी बहुत हाई ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन के केस में हम क्या करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे रबर। और रबर से क्या होगा कि रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वाइब्रेशन को वो कम ट्रांसमिट करेंगे, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। अब तीसरा अपन यूज़ करते हैं कॉर्क क्या करता है? ये कंप्रेसिव लोड को ही सस्टेन करता है, कंप्रेसिव लोड को ही लेता है। क्लियर? एक चौथा मटेरियल है, वो है कंक्रीट भी क्या करता है? देखो, कंक्रीट
में क्या होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं वो ग्रेन्स डिस्प्लेसमेंट होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, ये रेलवे है, रेलवे के ट्रैक के बीच में हम इस तरीके से ये पूरा फाउंडेशन लगाते हैं। ये रेलवे के ट्रैक हैं ये वाले, ठीक है। इनके बीच में अपन ये फाउंडेशन देखते हैं और इनके बीच में अपन हमेशा कंक्रीट को फिल करते हैं रेल पे।